अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब। आइए दोस्तों, आज हम टीजीटी और पीजीटी के 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक और उसके सिलेबस के मुताबिक उसी के अनुसार हम पहला सबक लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सिलेबस में ये शामिल है कि उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ के बारे में आपको बेसिक नॉलेज और जानकारी होनी चाहिए। तो अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपनी कामयाबी के लिए मेहनत भी कीजिए और अल्लाह से दुआ भी कीजिए। मेरा मकसद है 100% कामयाबी अपने कौम के बच्चों को दिलाना। तो चलिए दोस्तों, इस साल जो पीजीटी है उसमें तो उर्दू का कोई जो है हिस्सा खाली नहीं है, उर्दू के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। लेकिन टीजीटी में जो थोड़ा बहुत है और उसकी कुछ मुख्तसर सीटें हैं, उसके लिए आप कमर कस लीजिए और अपने कौम में एक जो है नया उस्ताद की शक्ल में कौम की खिदमत करने वाला, मुल्क की खिदमत करने वाला अपने आप को पेश करके खिदमत कीजिए। चलिए हम पढ़ेंगे हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में 5 से 7 हज़ार ज़बानें बोली जाती हैं। पूरी दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? 5 से 7 हज़ार ज़बानें बोली जाती हैं। जो ज़बानें आपस में यकसानियत रखती हैं, यानी बोल चाल में एक जैसी होती हैं, उनको हम रिश्ता ज़बानें कहते हैं। तो सवालात यहीं से आपका शुरू हो जाएगा कि जो ज़बानें आपस में यकसानियत रखती हैं, हूबहू हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम रिश्ता ज़बानें कहते हैं। और सर विलियम जोन्स ने ज़बानों का तकाबुली मुताला शुरू किया। पूछा जा सकता है कि ज़बानों का तकाबुली मुताला किसने शुरू किया सबसे पहले? तो आप बताएंगे सर विलियम जोन्स ने जो है ज़बानों का तकाबुली मुताला, यानी एक को रख कर, एक ज़बान को दूसरी ज़बान के सामने रख कर उन दोनों में आपस में जो है तकाबुल करना शुरू किया। या यूँ कह लीजिए कि जैसे आपकी मेरिट है और मेरी मेरिट है और दोनों लोग जो है पास मार्किंग लाए हुए हैं, तो अब तकाबुल होगा, यानी जिसका ज़्यादा होगा उसको लिया जाएगा और पिछले वालों को छोड़ दिया जाता है। तो इसी को तकाबुल कहा जाता है। चलिए, बहुत ही अहम पॉइंट है। दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान यानी भाषाई ख़ानदान जो है वह हिंद यूरोपी ख़ानदान अल-सेना है। देखिए, अल-सेना कहते हैं लिस्नुन को। लिस्नुन के माना होता है ज़बान और अल-सेना उसी की जो है जमा है। अगला पॉइंट है हिंद यूरोपी ख़ानदान अल-सेना की 11 शाखें हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा भाषाई ख़ानदान, भाषाई जो है लिसानी ख़ानदान कौन सा है? हिंद यूरोपी ख़ानदान है और उसका नाम है अल-सेना। हिंद यूरोपी ख़ानदान अल-सेना की कितनी शाखें हैं? तो आप बताएंगे 11 शाखें हैं उसकी। हिंद यूरोपी ख़ानदान अल-सेना की एक शाख हिंद आर्याई भी है। तो जो हमको पढ़ना हिंद आर्याई, उसमें से जो है ये हिंद आर्याई जो आपकी एक शाख है, ये किसकी शाख है? हिंद यूरोपी ख़ानदान अल-सेना की एक शाख है। उर्दू ज़बान हिंद आर्याई ख़ानदान से निकली है। तो देखिए, कई चीज़ें आपको मालूम हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान कौन सा है? हिंद यूरोपी ख़ानदान अल-सेना है। और हिंद यूरोपी ख़ानदान अल-सेना की 11 शाखें हैं, उसमें से आपका हिंद यूरोपी ख़ानदान में से एक शाख निकली हुई है जिसका नाम है हिंद आर्याई। और जो हमारी ज़बान है उर्दू भाषा जो है ये हिंद आर्याई ख़ानदान से निकली है। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो उर्दू का माखज़ है वो हिंद यूरोपी ख़ानदान है, उसी से जो है हिंद आर्याई निकली है। उसकी 11 शाखों में से एक शाख है और उससे आपकी उर्दू ज़बान निकली है।
हमरिश्ता ज़बानों को एक ज़ुमरे में रखा जाता है, यानी एक कैटेगरी में रखा जाता है। जो ज़बानें बोलचाल में एक जैसी होती हैं, आपस में एकसानियत रखती हैं, उनको हमरिश्ता ज़बानें कहते हैं और उनको एक ज़ुमरे में, एक कैटेगरी में, एक श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए उनको लिसानी ख़ानदान यानी भाषाई जो है ख़ानदान कहा जाता है। विनफ़्रेड पी लेहमन ने तमाम ज़बानों को 7 लिसानी ख़ानदानों में तक़सीम किया। ऊपर हमने बताया कि पूरी दुनिया में 5 से 7 हज़ार ज़बानें बोली जाती हैं। तो तमाम ज़बानों को जो है विनफ़्रेड पी लेहमन ने 7 लिसानी ख़ानदानों में तक़सीम किया है, यानी 7 भाषाई ख़ानदानों में उसका वितरण किया, उसको बाँटा है, जो इस तरह हैं। यानी वो 7 जो है ख़ानदान कौन कौन से हैं, उसमें से पहला है हिंद यूरोपी ख़ानदान यानी इंडो यूरोपियन। दूसरा है अफ्रीकी एशियाई यानी अफ्रो एशियाटिक। तीसरा है चीनी तिब्बती यानी सीनो तिब्बतन। चौथा है अल्ताई यानी अल्टेक। और पांचवा है द्राविडी यानी द्राविडियन, जिसको आप द्राविड़ी भी कह सकते हैं। और छठा है ऑस्ट्रो एशियाई। और सातवां है फिनो एग्रिक। क्या है? फिनो एग्रिक। तो अगर पूछा जाए कि तमाम ज़बानों को कितने लिसानी ख़ानदानों में तक़सीम किया है, तो आप उसका जवाब देंगे 7। अगर ये पूछा जाए कि तमाम ज़बानों को 7 लिसानी ख़ानदानों में किसने तक़सीम किया है, तो आप बतलाएंगे कि विनफ़्रेड पी लेहमन ने जो है तमाम ज़बानों को, तमाम भाषाओं को 7 ख़ानदानों में तक़सीम किया है। और 7 ख़ानदानों में से हिंद यूरोपी ख़ानदान है, और हिंद यूरोपी ख़ानदान में से एक शाख है हिंद आर्याई, और हिंद आर्याई ही की शाख है हमारी उर्दू ज़बान। चलिए, जब इतना आप जान गए तो आगे हम पढ़ते हैं कि आर्याओं की जो है हिंदुस्तान आमद कब हुई, यानी जो आर्य लोग थे वो हिंदुस्तान में कब आए। तो आर्य जो हैं ये उस्ता एशिया से यानी मिडिल एशिया से एशियाई कूचक से 2500 क़ब्ल मसीह यानी ईसा पूर्व ईरान पहुँचे। ईरान से जो है 1500 क़ब्ल मसीह शुमाल मगरिब यानी पंजाब में वारिद हुए। तो जो आर्य लोग हैं ये मिडिल एशिया से एशियाई कूचक आए, और एशियाई कूचक से जो है 2500 ईसा पूर्व ईरान पहुँचे, और ईरान से जो है 1500 ईसा पूर्व जो है पंजाब में आए। तो पूछा जाए कि आर्य समाज के लोग जो थे, आर्य लोग जो थे वो हिंदुस्तान कब आए, तो या पंजाब में कब आए, तो आप उसका जवाब देंगे 1500 क़ब्ल मसीह यानी 1500 ईसा पूर्व। तो हिंद आर्याई के अहद को जब जो आर्य लोग आए थे हिंदुस्तान में, तो उनके ज़माने के जो है 3 हिस्सों में, उनके अहद को 3 हिस्सों में विभक्त किया गया है, तक़सीम किया गया है। कदीम हिंद आर्याई यानी उनका जो ज़माना था, कदीम हिंद आर्याई, तो उनका ज़माना था 1500 क़ब्ल मसीह से यानी ईसा पूर्व से 500 क़ब्ल मसीह तक। यहाँ क़ब्ल काफ मीम लिखा जाए उसको आप समझिए क़ब्ल मसीह कहा जा रहा है, यानी ईसा पूर्व कहा जा रहा है। तो कदीम हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उस्ता हिंद आर्याई यानी मिडिल हिंद आर्याई, इनका ज़माना है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और जदीद हिंद आर्याई का ज़माना है 1000 ईस्वी से अब तक। तो हिंद आर्याई को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा है कदीम हिंद आर्याई, और दूसरा हिस्सा है उस्ता हिंद आर्याई, और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। तो कदीम हिंद आर्याई का ज़माना कितना है, कब से कब तक है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा कि 1500 यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक क़ब्ल मसीह तक। और उस्ता हिंद आर्याई का ज़माना है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और जदीद हिंद आर्याई का ज़माना है 1000 ईस्वी से अब तक। आगे हम पढ़ रहे हैं कि कदीम हिंद आर्याई को 2 शाखों में तक़सीम कर सकते हैं। अभी आपने पढ़ा कि जो है
आर्या अहद को 3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं, जिसमें से कदीम था और उस्ता था और जदीद था। अब कदीम हिंद आर्याई को भी आप 2 शाखों में तकसीम कर सकते हैं, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है ये इसका ज़माना जो है वो है 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह तक, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को के ज़माने को वैदिक संस्कृत का ज़माना माना गया है। और दूसरा है क्लासिकल संस्कृत, यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों आपने 3 चीज़ें जानी कि हिंद आर्याई के अहद को 3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं, कदीम हिंद आर्याई, उस्ता हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। तो कदीम हिंद आर्याई का जो ज़माना है वो 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक है, और जदीद हिंद आर्याई का ज़माना 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक है, और उस्ता का है, माफ़ कीजिएगा, और जदीद हिंद आर्याई का जो है 1000 ईस्वी से अब तक है। फिर हमने बतलाया कि कदीम हिंद आर्याई को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का जो ज़माना है, जो अहद है, जो काल है उसका यानी समय है, वो 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह तक है, और क्लासिकल संस्कृत का जो ज़माना है 1000 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब उस्ता हिंद आर्याई को 3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। तो कदीम हिंद आर्याई को 2 शाखों में बांटा आपने, वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत। वैदिक संस्कृत का ज़माना कब से कब तक है? 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह तक, और क्लासिकल संस्कृत का ज़माना है 1000 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। तो इसी तरह उस्ता हिंद आर्याई को भी आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली का जो ज़माना है, यानी जब उस्ता हिंद आर्याई को आप बांटेंगे तो वो 3 हिस्सों में बांटेंगे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो पाली कब से कब तक बोली जाती है, बोलने इसका ज़माना कब से कब तक माना गया है? 500 कबल मसीह से मिलाद मसीह तक, यानी ईस्वी के शुरू होने तक, 500 ईसा पूर्व से ईस्वी तक। और प्राकृत का जो ज़माना है ये पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का ज़माना माना गया है। और अपभ्रंश का जो ज़माना है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। तो उस्ता हिंद आर्याई को आप 3 हिस्सों में बांटेंगे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब आपसे पूछा जाएगा कि पाली का ज़माना कब से कब तक है, तो आप बताएंगे कि 500 कबल मसीह से मिलाद मसीह तक। और प्राकृत का ज़माना अगर आपसे पूछा जाता कब से कब तक है, तो आप कहेंगे कि मिलाद मसीह से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का अगर ज़माना पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जदीद हिंद आर्याई को भी आप 2 हिस्सों में मुनक़सिम कर सकते हैं, बांट सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। जदीद हिंद आर्याई को बैरूनी और उस्ता और अंदरूनी में तकसीम कर सकते हैं। यानी जैसे आपने उस्ता हिंद आर्याई को 3 हिस्सों में बांटा, ऐसे ही जदीद हिंद आर्याई को भी 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। बैरूनी यानी बाहरी, उस्ता यानी दरमियानी बीच वाली, और अंदरूनी यानी अंदर वाली। तो चलिए, बैरूनी की 3 किस्में हैं, शुमाली मगरिबी, जनूबी और मशरक़ी। देखिए पहले आप ये समझिए कि शुमाल किसको कहते हैं। शुमाल उत्तर को कहते हैं। शुमाली मगरिबी यानी जो उत्तर पश्चिम में बोली जाने वाली ज़बान है, और जनूबी जो दक्षिण में यानी दक्षिण में बोली जाने वाली है, और मशरक़ी जो पूर्वी इलाके में बोली जाने वाली है। तो चलिए तो जदीद हिंद आर्याई को आप बैरूनी में बांट रहे हैं, उस्ता और अंदरूनी में बांट रहे हैं। तो शुमाली मगरिबी जो है इसमें कौन कौन सी ज़बानें आती हैं? लहदा और सिंधी, जो आपके सिंध और पंजाब इलाके में बोली जाती है। शुमाली मगरिबी में कौन कौन से आते हैं? लहदा और सिंधी। और जनूबी हिंद आर्याई में, जनूबी जदीद हिंद आर्याई में मराठी आती है, और मशरक़ी जदीद हिंद आर्याई में उड़िया, बिहारी, बंगाली और आसामी ज़बानें आ जाती हैं। उस्ता में यानी जदीद हिंद आर्याई उस्ता में
मशरक़ी हिंदी यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। जदीद हिंद आर्याई वस्ता में कौन कौन सी ज़बानें शामिल हैं? मशरक़ी हिंदी यानी पूर्वी हिंदी, जिसमें पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। और अंदरूनी यानी जदीद हिंद आर्याई अंदरूनी में दो चीज़ें शामिल हैं, मरकज़ी और पहाड़ी। मरकज़ी में कौन कौन सी? मरकज़ी में मगरबी हिंदी आती है यानी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, पंजाबी, गुजराती, भेली, खायदेशी, राजस्थानी। और पहाड़ी में आती है नेपाली, उस्ता पहाड़ी और मगरबी पहाड़ी। उर्दू की माकूसी और हाइया आवाज़ें और 10 मुसव्विते वैदिक संस्कृत में मौजूद थे। अभी आपने पढ़ा कि आप बांट करके उसको क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत में दो हिस्सों में बांट रहे हैं। किसको? कदीम हिंद आर्याई को। तो वैदिक संस्कृत में यानी कदीम हिंद आर्याई के वैदिक संस्कृत के ज़माने में उर्दू की माकूसी और हाइया आवाज़ें और 10 मुसव्विते पाए जाते हैं। मैकडॉनेल को वैदिक कवायद नवेश के तौर पर जाना जाता है। जो मैकडॉनेल थे उनको वैदिक कवायद नवेश यानी ग्रामर लिखने वाले के तौर पर जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि वैदिक कवायद नवेश के तौर पर किसको जाना जाता है तो आप कहेंगे मैकडॉनेल। महाभारत और रामायण जो बहुत ही बड़ी किताबें हैं हमारे भारत की और पुरानी किताबें हैं, ये क्लासिकल संस्कृत में तख्लीक की गई हैं। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि महाभारत और रामायण किस संस्कृत में तख्लीक की गई हैं और ऑप्शन दे दिया जाए आपको वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत, तो आप बताएंगे कि महाभारत और रामायण जो है ये क्लासिकल संस्कृत में तख्लीक की गई हैं। और आपने अभी ऊपर पढ़ा कि क्लासिकल संस्कृत का जो ज़माना है वो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और वैदिक संस्कृत का ज़माना पढ़ा कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जब ये संस्कृत का ज़माना ख़त्म हुआ उसके बाद प्राकृत ने जन्म लिया। प्राकृत का उदय यानी प्राकृत का जन्म कब हुआ, उसका ईजाद कब हुआ, आप कहेंगे संस्कृत के ख़ात्मे के बाद। उदेच, प्राच्य और मध्य वैश्य को संस्कृत की इलाकाई बोलियों का दर्जा हासिल है। जो उदेच भाषा है, प्राच्य भाषा है और मध्य देश की को संस्कृत की इलाकाई यानी क्षेत्रीय भाषा का दर्जा हासिल है। उदेच में रा और ला की जगह सिर्फ रा की आवाज़ मौजूद है। अगर पूछ लिया जाए कि किस संस्कृत में रा और लाम की जगह रा की आवाज़ मौजूद है तो आप कहेंगे उदेच में। प्राच्य में रा को लाम से बदल दिया जाता है। उदेच में क्या होता है, रा और लाम की जगह सिर्फ रा की आवाज़ पाई जाती है, रा को लिखा और बोला जाता है, जबकि प्राच्य में रा को लाम से बदल दिया जाता है। तो दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा। उदेच में रा और लाम की जगह क्या लिखा जाता है, रा की आवाज़ पाई जाती है, और प्राच्य में रा को लाम से बदल दिया जाता है। आगे चलते हैं। अष्टाध्यायी जो बहुत ही मशहूर और शोहरा आफाक किताब है, आप जानते हैं इसके तख्लीक़कार, इसके जो है लिखने वाले पाणिनि महोदय हैं, जो संस्कृत के बहुत ही ज़बरदस्त और माहिर आलिम थे। अष्टाध्यायी को लेनार्ड ब्लूमफील्ड ने ज़हन इंसानी का एक अजीम कारनामा कहा गया है। कभी कभी एक कौल पूछा जा सकता है यानी कथन पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी को ज़हन इंसानी का अजीम कारनामा किसने कहा, और उसमें ऑप्शन में और भी नाम दिए जा सकते हैं और लेनार्ड ब्लूमफील्ड का भी नाम रहे तो आप इन्हीं को जवाब के तौर पर मुंतखब करेंगे कि लेनार्ड ब्लूमफील्ड ने जो है अष्टाध्यायी को ज़हन इंसानी का अजीम कारनामा बतलाया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम प्राकृत को। प्राकृत
क्या है और उसका वजूद कैसे हुआ और कब से कब तक उसका ज़माना माना गया है, इसको हम देखते हैं। प्राकृत ने संस्कृत की कोख ही से जन्म लिया। आप यूँ कह लीजिए कि संस्कृत ही सारी भाषाओं, सारी जो है ज़बानों की जननी है, तो कोई गलत नहीं होगा, ऐसा हमारे हिंदुस्तान में माना जाता है। प्राकृत ने संस्कृत की कोख से ही जन्म लिया और उसका इर्तिका 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक रहा। तो अभी हमने ऊपर बताया था कि प्राकृत का ज़माना, उसका अहद कब से कब तक है, तो आपने पढ़ा था कि 500 ईसा पूर्व से 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक। तो अगर कोई पूछे आपसे कि प्राकृत का ज़माना कब से कब तक है, वो उस बोली का रिवाज कब से कब तक रहा, तो आप बताएंगे कि 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक। पाली और अशोक के कतबों की ज़बान को इब्तदाई प्राकृत कहते हैं। पाली और सम्राट अशोक के कतबों की ज़बान को इब्तदाई प्राकृत कहते हैं। पाली और सम्राट अशोक जो गुजरे, उन्होंने जो लेख लिखवाए थे पत्थरों वगैरह पर, उनकी जो ज़बान, जिस भाषा में लिखाए गए थे, उनको इब्तदाई यानी प्रारंभिक प्राकृत कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पाली का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, तो आप बताएंगे कि पाली का मतलब होता है मतन। आगे हम पढ़ते हैं, प्राकृतों की 5 किस्में हैं। प्राकृत की कितनी किस्में हैं, तो दोस्तों उसकी 5 किस्में हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्राकृत की कितनी किस्में हैं, तो आप बताएंगे प्राकृत की 5 किस्में हैं। पहला है शौरसैनी प्राकृत, दूसरा है मागधी प्राकृत और तीसरा है अर्धमागधी प्राकृत। चौथा है महाराष्ट्री प्राकृत और पांचवा है पैशाची प्राकृत। अब हम शौरसैनी प्राकृत को देखेंगे। शौरसैनी प्राकृत शौरसैन यानी मथुरा के इलाके में बोली जाती थी। शौरसैनी प्राकृत शौरसैन यानी मथुरा के इलाके में बोली जाती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि शौरसैनी किस क्षेत्र में, किस इलाके में बोली जाती है या बोली जाती थी, तो आप बताएंगे कि मथुरा। अगर यूँ पूछा जाए कि मथुरा के इलाके में बोली जाने वाली प्राकृत का नाम क्या है, तो आप बताएंगे शौरसैनी। उर्दू का जन्म, उर्दू का आगाज़ भी शौरसैनी प्राकृत से ही हुआ है। बहुत अहम है दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एकदम। पूछा जा सकता है कि उर्दू का जन्म, उर्दू का माखज़ कौन सी प्राकृत है, शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी या पैशाची या महाराष्ट्री, तो आप जवाब देंगे कि शौरसैनी। अब हम पढ़ेंगे मागधी प्राकृत को, जो दूसरा है हमारा। मागधी प्राकृत मगध के इलाके की ज़बान थी, यानी जनूबी बिहार यानी दक्षिणी बिहार। इस बोली को गैर मुहज़्ज़ब बोली भी कहा जाता है। तो मागधी प्राकृत मगध के इलाके की ज़बान थी, यानी जनूबी बिहार में इसका चलन था, इसका रिवाज था। और इस बोली को यानी मागधी प्राकृत को गैर मुहज़्ज़ब बोली कहा जाता है, यानी इसमें तहज़ीब की कमी पाई जाती है। इसके अंदर सभ्यता और जो है तहज़ीब की कमी पाई जाती है। मागधी प्राकृत में रा की आवाज़ नहीं थी, उसके बोलने वाले रा को लाम से बदल देते थे। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि प्राच्य में क्या होता है, रा को लाम से बदल देते हैं। तो मागधी प्राकृत में भी रा की आवाज़ नहीं थी, इसलिए उसके बोलने वाले रा को लाम से बदल देते थे। जहाँ रा बोलना पड़ता था, वहाँ लाम से काम चला लेते थे। मागधी प्राकृत में सीन और शीन की जगह सिर्फ शीन यानी नुक्ते वाली शीन की आवाज़ मिलती है, यानी तालब्बिशा जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं या बड़ी शीन कहते हैं, उसकी आवाज़ मिलती है। और दंतिसा यानी छोटी शीन की कोई गुंजाइश वहाँ नहीं है। तीसरा है अर्धमागधी प्राकृत। अर्धमागधी प्राकृत ये बिहार और इलाहाबाद के दरमियान के इलाके की बोली थी। बिहार और इलाहाबाद के बीच में जो इलाके हैं, तो वहाँ बोली जाती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार और इलाहाबाद के दरमियान के इलाके की बोली थी कौन थी, तो आप कहेंगे अर्धमागधी। या पूछा जाए अर्धमागधी का
इलाका कौन सा है? तो आप कहेंगे बिहार और इलाहाबाद के दरमियान का इलाका। अर्धमागधी प्राकृत ने जैन मजहब के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया था। ये कभी कभार पूछा जाता है कि जैन मजहब के फ़रोग़ में नुमाया किरदार किस ज़बान ने अदा किया था, मागधी या अर्धमागधी? तो दोस्तों अर्धमागधी ने अदा किया था, याद रखिएगा, बहुत ही अहम है। चौथा है महाराष्ट्री प्राकृत। यह महाराष्ट्र की बोली थी। इसको तमाम प्राकृतों में आला प्राकृत समझा जाता था। जो महाराष्ट्री प्राकृत है ये पांचों प्राकृतों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो है ऊंची किस्म की प्राकृत इसको माना जाता था। महाराष्ट्री प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का भी दर्जा हासिल है। अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र किस प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का दर्जा हासिल है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्री प्राकृत को। और जितनी भी प्राकृत हैं उसमें से महाराष्ट्री प्राकृत को सबसे आला और बढ़िया समझा जाता था। आखिरी है यानी पांचवा है हमारा पैशाची प्राकृत। पैशाची प्राकृत का इलाका जो है पंजाब और कश्मीर का इलाका था। पंजाब और कश्मीर के इलाके में पैशाची प्राकृत का चलन आम था, वहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता था, इस ज़बान को बोला जाता था। पैशाची प्राकृत में अदबी तख्लीक़ात की कमी नज़र आती है। ये खालिस हिंद आर्याई भी नहीं है। तो पैशाची प्राकृत जो है इसमें अदबी किताबें बहुत कम लिखी गई हैं। इस ज़बान का इस्तेमाल किताबों की शक्ल में या अदबी तख्लीक़ात की शक्ल में बहुत ही कमी है, और ये खालिस हिंद आर्याई भी नहीं है। तो पाली का मतलब क्या होता है? मतन। आप जानिए। आगे हम पढ़ेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या है? पाली का मतलब मतन होता है, और तो अपभ्रंश का मतलब भी जानना चाहिए। तो चलिए, अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ी ज़बान, या कहते हैं भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट है तो बिगड़ा है। अपभ्रंश से ज़बान मुराद लेने वाला पहला संस्कृत अदीब चंड हैं। अपभ्रंश से ज़बान मुराद लेने वाला सबसे पहला जो है संस्कृत का जो अदीब, संस्कृत के जो माहिर थे वो थे चंड महोदय। अपभ्रंश के कवायद किसने तहरीर किए? बहुत ही अहम है, हेमचंद्र शब्दानुशासन। अपभ्रंश के कवायद जो है हेमचंद्र शब्दानुशासन ने तहरीर किए। हेमचंद्र ने जो है शब्द अनुशासन। अपभ्रंश को तीसरी प्राकृत होने का दर्जा हासिल है। अपभ्रंश को तीसरी प्राकृत होने का दर्जा हासिल है। अक्सर अदबा ने अपभ्रंश की 5 किस्में बताई हैं। यानी ज़बान के माहिरों ने, अदीबों ने जो है, अदीब की जमा है अदबा, तो अक्सर अदीबों ने अपभ्रंश की कितनी किस्में बतलाई हैं? 5 किस्में। शौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, शुमाल मगरबी अपभ्रंश। तो हमारी उर्दू ज़बान जो है ये शौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। और जैन मज़हब के फैलाने में नुमाया किरदार किसने अदा किया है? तो अर्धमागधी ने अदा किया है। आगे हम पढ़ेंगे खड़ी बोली के औसाफ, यानी खड़ी बोली की खूबियाँ क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। साथियों, खड़ी बोली की सबसे अहम खुसूसियत ये है कि उसके अफ़आल, अस्मा यानी नाम, संज्ञा, सिफ़ात यानी विशेषताएं, खूबियाँ, और ज़मायर अलिफ पर ख़त्म होते हैं। खड़ी बोली की सबसे अहम खुसूसियत क्या है कि उसके अफ़आल जितने हैं, अस्मा जितने हैं, सिफ़ात और ज़मायर जितने हैं, सब अलिफ पर ख़त्म होते हैं। मसलन बेटा, देखिए ये अस्मा की मिसाल है। तेरा, ये ज़मीर की मिसाल है। काला, ये सिफ़त की मिसाल है। खाया, पिया, लिया फ़ेल की मिसाल है। इसी सबब से ये अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली कही जाती है। तो खड़ी बोली की सबसे अहम खुसूसियत क्या है? इसके अस्मा, अफ़आल, सिफ़ात, ज़मायर सब अलिफ पर ख़त्म होते हैं। इसी वजह से क्या है, अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली भी कही जाती है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली भी है। आगे बढ़ते हैं साथियों।
जॉर्ज गिरियर्सन ने खड़ी बोली का शुमार मगरबी हिंदी की बोलियों में किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मगरबी हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली का शुमार किसने किया, तो आप बतलाएंगे जॉर्ज गिरियर्सन ने किया है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं: खड़ी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो साथियों, जब जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं उसमें से कुछ सवालात लिए गए हैं, चलिए उसको देखते हैं, ताकि हमारा जो है पढ़ा हुआ जो है वो हमारा रिवीजन के तौर पर हमारे सामने आ जाए, और जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा आधे घंटे की क्लास में वो हमने कितना समझा, हमको कितना याद है, इसको भी परखा जा सके, जांचा जा सके। चलिए, महाराष्ट्री किस इलाके की ज़बान है? तो दोस्तों इसका जवाब आप देंगे महाराष्ट्री किस इलाके की ज़बान है। तो दोस्तों महाराष्ट्री जो ज़बान है ये जनूबी इलाके की यानी दक्षिणी इलाके की ज़बान है, दक्षिणी इलाके की ज़बान है। मराठी किस प्राकृत से माखूज़ है? तो दोस्तों मराठी जो है किससे निकली हुई है, पूछा जा रहा है कि मराठी भाषा, मराठी ज़बान किस प्राकृत से निकली है? तो महाराष्ट्री प्राकृत से निकली है, और प्राकृतों में सबसे आला प्राकृत क्या उनसी है? महाराष्ट्री प्राकृत ही है। शायरी और मौसीकी की ज़बान किसको कहा गया है? शायरी और मौसीकी की ज़बान किसको कहा गया है? तो दोस्तों मराठी को जो है शायरी और मौसीकी की ज़बान और उसकी भाषा माना गया है। अगला सवाल है, किस ज़बान में हरूफ इल्लत ज़्यादा मिलते हैं? तो दोस्तों मराठी जो ज़बान है, मराठी जो भाषा है, इसमें हरूफ इल्लत ज़्यादा मिलते हैं, और आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, हरूफ इल्लत 3 हैं: अलिफ, या, वाव। चलिए आगे चलते हैं। तमाम प्राकृतों में सबसे पहले किस ज़बान में कवायद तरतीब दिए गए? तमाम प्राकृतों में सबसे पहले किस ज़बान में कवायद तरतीब दिए गए? तो दोस्तों प्राकृत जो हैं उन प्राकृतों में सबसे पहले जो है कवायद जो लिखे गए, तरतीब दिए गए, वो महाराष्ट्री प्राकृत में लिखे गए। श और सैन से कौन सा इलाका मुराद है? तो बहुत ही आसान सवाल है, अभी ऊपर हमने बताया कि श और सैन से मथुरा का इलाका मुराद है। संस्कृत का गहरा असर किस प्राकृत पर है? तो दोस्तों संस्कृत का जो गहरा असर मुर्तसिम हुआ है, जिस पर सबसे गहरा असर संस्कृत का पड़ा है, वो है श और सैनी प्राकृत। मशरक़ी हिंदी की बोली है मगधी। मशरक़ी हिंदी की बोली कौन सी है? मगधी। और मगधी का मरकज़ी इलाका क्या है? जनूबी बिहार, दक्षिणी बिहार। अगर पूछा जाए कि मगधी का मरकज़ी इलाका कौन सा है, यानी केंद्र बिंदु इसका कौन सा है, तो आप बताएंगे कि दक्षिणी बिहार या जनूबी बिहार। मशरक़ी हिंदी की बोली कौन सी है? मगधी। आर्य किस बोली को हक़ारत की नज़र से देखते थे? जब आर्य हिंदुस्तान आए तो वो किस बोली को हक़ारत की नज़र से, गिरी हुई नज़र से देखते थे? तो दोस्तों मगधी को, जो जनूबी बिहार का इलाका है उसमें वो बोली जाती है। संस्कृत के कदीम ड्रामों में नीची जात के लोग अपने मुकालमे किस ज़बान में अदा करते थे? पूछा जा रहा है कि संस्कृत के पुराने ड्रामों में जो निचली जात के लोग थे अपने मुकालमे, अपनी बातें किस ज़बान में अदा करते थे? तो दोस्तों मगधी में अदा करते थे। अर्धमागधी का इलाका है, यानी कौन सा इलाका है? अर्धमागधी किस इलाके में बोली जाती है? तो अवध और मशरक़ी यूपी में, जो हमारा मशरक़ी पूर्वी यूपी है, यानी यूपी ईस्ट में और अवध में ये बोला जाता है। अर्धमागधी का इलाका हमारा अवध और मशरक़ी यूपी है। 5 प्राकृत में सबसे कदीम कौन सी है? पूछा जा रहा है कि पांचों प्राकृतों में सबसे कदीम कौन सी है? तो प्राकृतों में सबसे कदीम जो है अर्धमागधी है, और यही जैन मज़हब के फ़रोग़ में इसने नुमाया किरदार अंजाम दिया है। आगे पूछा जा रहा है प्राच से कौन सी बोली मुराद है? तो प्राच से मागधी और अर्धमागधी मुराद है।
प्राच्य से कौन सी बोली मुराद है? तो मागधी और अर्धमागधी। अगर प्राच्य बोला जाए तो आप समझिए कि मागधी और अर्धमागधी की बात हो रही है। पैशाची का माना क्या है? तो दोस्तों पैशाच कहते हैं पिचास जैसे है इसका चेहरा, तो पिचास कहते हैं बदशक्ल भद्दे शक्ल वाले को, देव भूत को। तो पैशाची का माना क्या है? भूत। संस्कृत की हम असर बोली का शर्फ किसे हासिल है? यानी जब संस्कृत बोली जा रही थी उसी के ज़माने में, उसी के समय में कौन सी भाषा बोली जा रही? तो पैशाची संस्कृत की हम असर बोली है, हम असर ज़बान है। अब भ्रंश का लफ्ज़ पहली बार किसने इस्तेमाल किया? ये बहुत ही अहम है। तो दोस्तों भरत मुनि जो थे, जो नाट्य शास्त्र के जो है बहुत ही अहम आदमी, बहुत ही अहम अदीब माने गए हैं, उन्होंने जो है अपभ्रंश लफ्ज़ का पहली बार इस्तेमाल किया था। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों का माखज़ किसे कहा गया है? जो हमारी आधुनिक भाषाएं हैं ये कहाँ से निकली हुई हैं? तो दोस्तों हिंदुस्तान की जो जदीद ज़बानें हैं या आधुनिक भाषाएं हैं ये अपभ्रंश से निकली हुई हैं। आगे पूछा जा रहा है, यानी अगला सवाल है, हिंदी में किस ज़बान के अल्फाज कसरत से यानी बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं? तो दोस्तों हिंदी में नहीं दोस्तों, सिंधी में जो है सबसे ज़्यादा जो अल्फाज पाए जाते हैं वो अरबी ज़बान के अल्फाज पाए जाते हैं। अंडा किस ज़बान का रस्म ख़त है? तो दोस्तों ये लहदा जो पंजाब और सिंध के इलाके में बोला जाता है उसी का जो है रस्म ख़त है। गिरियर्सन ने मध्य प्रदेश की ज़बानों को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की ज़बानों को जॉर्ज गिरियर्सन ने मगरबी हिंदी का नाम दिया है। मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो दोस्तों 5 बोलियां हैं। मशरक़ी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पद्मावत किस बोली में लिखी गई है? तो दोस्तों पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में, अवधी ज़बान में लिखी गई है। ज्ञानचंद जैन ने किस ज़बान को मैथिली, मगही और भोजपुरी का मजमूआ कहा है? तो दोस्तों ज्ञानचंद जैन ने बिहारी ज़बान को, बिहारी भाषा को मैथिली, मगही और भोजपुरी का मजमूआ कहा है। मगरबी हिंदी को गिरियर्सन ने तकसीम किया है, यानी कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 2 हिस्सों में। पहला गिरोह ओ या औ बिलफतह की बोलियाँ, यानी ओ या औ की बोलियाँ। दूसरा गिरोह अलिफ की बोलियाँ। ओ वाले गिरोह में ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली शामिल हैं। अलिफ वाले गिरोह में खड़ी बोली और हरियाणवी शामिल है। तो दोस्तों बहुत ही अहम चीज़ें हैं, याद रखिएगा। बांगड़ू और जाटू गंवार कहा जाता है हरियाणवी को। हरियाणवी भाषा जो है इसको बांगड़ू और जाटू और गंवार कहा जाता है। ब्रज का माना क्या है? अभी आपने पाली का मतलब समझा, मतन। तो ब्रज का माना क्या है? तो ब्रज का माना है हड्डा। ब्रज का माना क्या है? हड्डा। केशवदास और पद्माकर ने किस ज़बान में शायरी की? तो केशवदास और पद्माकर ने जो है ये बुंदेली ज़बान में इन्होंने शायरी की है। हरियाणवी की पहली तसनीफ़ है तो ग़राइबुल लुग़ात है। हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी ज़बान में लिखी जाने वाली पहली किताब है ग़राइबुल लुग़ात। तो दोस्तों आज के पहले क्लास में टीजीटी 2020 के पहले क्लास में हमने पढ़ा उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ का पार्ट 1। तो दोस्तों 3 से 4 हिस्सों में हम उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ को पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों हमने कुछ पढ़ा और उसको हल किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।